16 नंबर ग्रुप की तरफ चलते हैं। 16 नंबर ग्रुप है हमारे पास चैल्कोजन ग्रुप, जिसको बोलते हैं भैया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। तो ये 4-5 आपके पास मेंबर है और इसके लिए आपको वर्ड दिया जाता है ओ स्टाइल से टीपो। समझ में आया? अब हम चलते हैं आगे, फटाफट से खत्म करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो सल्फर का 16 होता है। कितना जोड़ा आपने? 8। सेलेनियम का 34 होता है, तो कितना जोड़ा आपने? 18। टेलुरियम का 52 होता है, तो कितना जोड़ा आपने? 18। और फिर आपका पोलोनियम आता है, उसके लिए 32। तो आपका जो मैजिकल नंबर है अभी भी उतना ही है, 8, 18, 18 और 32। दैट इज द मैजिकल नंबर। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो। इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे ही दिखेंगे। देखो ये 2 4, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, 6s2 6p4, ऐसे दिखेगा आपको। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन। इनकी रिएक्शंस को पढ़ते हैं। 16 नंबर ग्रुप पर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्राइड। कौन से हाइड्राइड बनाएगा? देखो ऑक्सीजन का हाइड्राइड होता है पानी, ये तो सबको पता है ना? जल बिना जीवन ना पॉसिबल। उसके अलावा सल्फर बनाता है H2S, जिसकी ना रोटन एग के जैसी बदबू होती है। सेलेनियम H2Se बनाता है, टेलुरियम H2Te बनाता है और पोलोनियम यहाँ पर H2PO बनाता है, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। अगर एसिडिटी की बात करें तो एसिडिक नेचर ऊपर से नीचे जाने पर हमेशा बढ़ती है। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो देखो ये इसको तो भूल जाओ, ये रेडियो एक्टिव है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? H2Te। आया समझ में? इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक H2Te है। क्यों? एसिड का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एसिड? एसिड का मतलब होता है हाइड्रोजन डोनर। ठीक है, जो हाइड्रोजन डोनेट करे। तो ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। टाइटेनियम का साइज बहुत बड़ा है। अगर उसके साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा है, इसको तोड़ना आसान होगा। तो यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है बेसिकली, ठीक है, तो वो इतना आसान है तोड़ना कि यहां से हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकलता है। इस वजह से इसकी एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होती है। ऊपर से नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है। अब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, अगर मान लो इनकी रिएक्शन कराई जाए ऑक्सीजन के साथ, तो देखो भैया सीधी सी बात है, ऑक्सीजन क्या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन बाकी जब बात करें सल्फर की, वैसे ये O3 बनाता है, ठीक है, ओजोन बना सकता है। बट आगे चलते हैं अपन, ये तो आउट ऑफ सिलेबस टाइप की कहानी हो गई। O3 बनाता है, उसको पढ़ लेंगे ओजोन को। सल्फर की बात करें, देखो डाई और ट्राई सल्फाइड यहां पर ऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर, सेलेनियम भी यही करता है। सेलेनियम क्या करता है? सल्फर ये सेलेनियम डाइऑक्साइड बनाता है। टेलुरियम डाइऑक्साइड बनाता है। पोलोनियम तो कोई ऑक्साइड बनाता नहीं क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। आया समझ में? तो सीन कुछ ऐसा है कि सल्फर है जो 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है, जिससे आप यहां पर H2SO3 और H2SO4 यानी सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड बनवा सकते हो। और यहां पर जो SO2 है उसको हम लोग रिड्यूसिंग, ये देखिए SO2 इज मोर ऑफन रिड्यूसिंग देन ऑक्सीडाइजिंग। SO2 बेसिकली एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सो दिस इज RA। बजाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्योंकि ये अभी का है +4 पर, ये कहां तक जा सकता है? +6 तक जा सकता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि जो ग्रुप नंबर 16 है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, तो देखो बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से +2 तक वेरी करता है। लेकिन बाकी जितने भी हैं वो -2 से और +6 तक दिखाते हैं, एक लास्ट वाले को छोड़ के। जैसे कि ये टेलुरियम की बात करें तो +4 तक जाता है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके हाइड्राइड की। इनके हाइड्राइड की थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो इनके हाइड्राइड आप पढ़ ही चुके हो। कौन सा होता है? H2O, H2S, H2Se, H2Te। अब इनका सवाल पूछा कि भैया इनके थर्मल स्टेबिलिटी बताओ। ये सवाल काफी बार आता है, मतलब काफी बार तो मतलब काफी बार। समझ में आया? अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी पानी की नजर आएगी आपको। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने लगती है। पानी की सबसे ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और काफी ज्यादा इसका स्टेबिलिटी होता है वाटर का। डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घटने लगती है क्योंकि साइज बढ़ने लगता है। वीकर बॉन्ड होने की वजह से ऐसा होता है ना? ये तो आपको पता है क्योंकि हाइड्रोजन आसानी से अलग किया जा सकता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करो तो देखो बेटा सिर्फ
ऑक्सीजन ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ वाटर है जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, बाकी तो किसी कोई बनाता ही नहीं है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी इनकी घटती जाएगी। एसिडिक नेचर की बात करो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, H2TE, ये बता चुका हूं। रिड्यूसिंग नेचर की बात करो तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैपेसिटी किसकी होगी, तो देखो भैया रिड्यूसिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, जो सामने वाले को रिड्यूस करे, यानी कि वो खुद क्या करे, हाइड्रोजन आसानी से डोनेट करे। हाइड्रोजन डोनर होना चाहिए वो कंपाउंड, ठीक है। हाइड्रोजन डोनर सबसे आसानी से हाइड्रोजन कौन देगा, H2TE, ये सबसे आसानी से हाइड्रोजन देगा। क्यों, क्योंकि ये टाइटेनियम जो है बेसिकली काफी बड़े साइज का है, तो यहां पर वो हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकाल देगा, क्योंकि हाइड्रोजन टू टाइटेनियम बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई पूछे कि रिड्यूसिंग कैपेसिटी बताओ, तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग कैपेसिटी H2TE की होगी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे आपने पहले भी पढ़ा था। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है। रीजन क्या है, क्योंकि नीचे वाला सबसे आसानी से हाइड्रोजन देगा। समझ में आया। अब हम बात करते हैं डाई ऑक्सीजन की। तो डाई ऑक्सीजन का सबसे पहले बनाने की विधि, मतलब प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो देखो भैया ऐसा है कुछ, अगर आप यहां पर पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो या फिर यहां पर H2O2 पेरोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा दो तो ऑक्सीजन मिलेगी। मोस्ट कॉमन है, बहुत बार इलेक्ट्रोलिसिस कराए हो तुम। लेकिन यहां पर आप लोगों को प्योर वाटर नहीं लेना, उसमें एसिड ऐड करना पड़ेगा। KClO3 को हीट करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, ये बहुत काम का मेथड है। KMnO4 की बात करें तो KMnO4 खुद यहां पर हीट करने के बाद K2MnO4 में कन्वर्ट होता है, प्लस MnO2 देता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को बाहर निकालता है। K2MnO4 ग्रीन कलर का होता है, तो पर्पल से ग्रीन में जैसी कन्वर्ट होता है। ये ब्राउन ब्लैक कलर का MnO2 निकालता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को लिबरेट करता है। नाउ दिस इज रियली वंडरफुल थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस विद मेटल्स एंड नॉन मेटल। ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट करता है, तो देखो मेटल के साथ वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, और नॉन मेटल के साथ वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, मजेदार चल रहा है। अब हम चलते हैं आगे, ओजोन की बात कर लेते हैं। तो देखो भैया ओजोन एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, मतलब ऑक्सीजन की जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ तो कहीं ना कहीं ओजोन मिलता है आपको। ओजोन की पहले तो स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बहुत कम बच्चों को इसकी स्ट्रक्चर पता है। तो उस केस में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाता है, सही है। अब ना यहां पर इन दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए, लेकिन इस केस में ऑक्सीजन विल्ला पड़ा है जिसके पास मात्र 6 इलेक्ट्रॉन है, और लेकिन इनके पास क्या होता है, लोन पे डोनेट करने को होता है। किसी से भी करा लो, तुम्हारी मर्जी है। अब अगर मान लो इसने 2 लोन पे डोनेट कर दिए, तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना जिसमें इसमें माइनस का साइन है, इसमें प्लस का साइन आ गया। तो यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यही यहाँ पर डबल बॉन्ड बने, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल और वहां पर डबल बॉन्ड हो सकता है। इस तरह से यहाँ पर ये इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, और तीसरी इसकी हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाती है। समझ में आ गया। तो ये इसका मतलब, फॉर्मल चार्ज की बात करो तो ये जो पहली ऑक्सीजन दिख रही है जो प्लस का साइन है उसमें +1 फॉर्मल चार्ज है, इस पे माइनस का 1 फॉर्मल चार्ज है, और इस पे 0 फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज पता होना चाहिए। देखो जहां पर आप ऑक्सीजन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ये ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, लेकिन अगर आप यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना दो तो इस पे प्लस का 1 फॉर्मल चार्ज है, इस पे माइनस का 1 फॉर्मल चार्ज है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब मजे की बात देखो, प्रिपरेशन मेथड अगर बात करें तो ऑक्सीजन की डिस्चार्जिंग से, ऑक्सीजन की आप साइलेंट डिस्चार्जिंग कराओगे तो आपको ओजोन मिलेगी, और एक एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, ऐसे आसानी से नहीं बनती, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है तब बनता है ये। तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, इसको साइलेंट डिस्चार्ज कराने से ओजोन बनता है। लेकिन ओजोन बनने के बाद, ओजोन एक बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों भैया, उसके पास नेसेंट ऑक्सीजन होती है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है। आया समझ में। तो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे मान लो ओजोन का रिएक्शन आपने पीबीएस से करवाया, तो क्या करेगा वो, ये देखो सल्फर -2 पर है, उसको +6 पर धक्का दे देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा। अगर आयोडीन की बात करें, I- से रिएक्शन कराने पर ये I2 बना देता है। फिर से अगर और कराओगे तो फिर से उसको HiO3 पे ऑक्सीडाइज करके +5 पर धक्का मार देगा। समझो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो। NO से रिएक्शन कराओगे तो वो NO2 में कन्वर्ट कर देगा उसको। तो बेसिकली यहां पर वो कर क्या रहा है, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब बात करते हैं हम लोग एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर की। सल्फर के एलोट्रॉप कितने होते हैं, देखो भैया सल्फर के एलोट्रॉप होते हैं 2, जो आपस में क्या होते हैं 369, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब ये एसिड इस एसिड में और ये एसिड इस एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। वो 2 फॉर्म कौन सी है, एक होती है रोम्बिक, एक होती है मोनोक्लिनिक।
और जो रोम्बिक होती है वो येलो कलर का होता है, रोम्बिक येलो कलर का होता है। अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो भैया, जो रोम्बिक होता है बेसिकली रोम्बिक, उसका स्ट्रक्चर क्राउन के जैसा होता है। मतलब यहां पर 8 सल्फर क्राउन के जैसे, क्राउन जो होता है ना, ये जो ताज होता है उसके जैसे, आपको क्राउन के जैसे दिखेगा, क्राउन पहना हुआ। और जो मोनोक्लिनिक होता है बेसिकली वो चेयर के जैसा होता है, चेयर समझते हो, चेयर, उसकी जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है। ये देखो चेयर, आप बैठ भी सकते हो यहाँ पे, है ना, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे सिर लगा लो अपना। तो यहाँ पर जो दो स्ट्रक्चर है, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, रोम्बिक ताज के जैसा होता है, मोनोक्लिनिक चेयर के जैसा होता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में। सबसे पहले आता है SO2। SO2 बहुत काम की चीज है भैया। तो SO2 की पहले तो स्ट्रक्चर की बात कर लो। उसमें SO2 में सल्फर क्या करता है, दोनों, क्योंकि सल्फर क्या कर सकता है आपको बताऊं, सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है, 6 बॉन्ड मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्स बॉन्ड है। तो भैया देखो, उसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना के सेटिस्फाई कर दिया, ये इसकी स्ट्रक्चर है। उसमें एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल 119 डिग्री का होता है यहां पर। फिर भी उसके पास एक लोन पेयर बचा रह जाता है। और sp2 हाइब्रिडेशन होता है। कैसे पता लगा, 2 एटम अटैच किए हैं, एक लोन पेयर है, तो 3 के हिसाब से क्या होगा, sp2। आया समझ में, सल्फर डाइऑक्साइड। अब प्रिपरेशन मेथड क्या है, आप सल्फर लो, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल मेथड ये नहीं है। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड में आप ये जो फूल्स गोल्ड है, इसको फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि दिखता गोल्ड के जैसा लेकिन होता नहीं है। यहां पर ये जो फेरस सल्फाइड है, इसको यूज करते हो, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हो, ये फेरिक ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट करता है और SO2 गैस को बाहर निकालता है। ये जो मेथड है वो मेटलर्जी का है। मतलब समझो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मेटलर्जी में इसको इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग ये फेरस सल्फाइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद यहां पर इसका रिडक्शन करा के Fe लेके आते। उस केस में आपको SO2 गैस मिलती है। ये SO2 गैस आगे कांटेक्ट प्रोसेस में H2SO4 बनाने में काम आती है। SO2 गैस या लाइट येलो कलर की होती है, आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो लेबोरेटरी मेथड क्या है। लेबोरेटरी मेथड में आपको सल्फाइट लेना होता है, यानी कि H2SO3 लेना होता है, H2SO3, इसको सल्फाइट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको, ये देखो, ये खुद ही एसिडिक मीडियम का होता है। एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर जब ये आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये SO2 गैस को रिलीज करता है, यहां से सल्फाइड से SO2 मिलती है। इनफैक्ट SO2 से सल्फाइड भी मिलता है, उल्टा भी है, ठीक है। अब रिएक्शंस ऑफ SO2 की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, देखो SO2 मैंने आपको पहले ही कहा था, ये ट्राई करता है कि ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया, क्योंकि ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि ये प्लस के 4 पर है। अगर आपने इसकी क्लोरीन से रिएक्शन कराई तो क्लोरीन 0 पर है, उसको रिड्यूस करा के माइनस के 1 पर ले जाएगा, SO2Cl2 बना देगा, जिसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहा जाता है। बहुत सारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स में काम लेते हैं इसको। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो देखो खुद ही SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो गया, खुद का ऑक्सीडेशन करा लिया इसने, लाजवाब। PbO2 की बात करें तो ये Pb एक्चुअली +4 है। अगर SO2 PbO2 से रिएक्शन करेगा तो PbSO4 बनाएगा, हैवी वाइट PPT बना लेता है उससे। आ गया समझ में, मतलब ये बेसिकली खुद को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है, लालची है, दिस इज लालची। ये खुद को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। हर बार ये कहां पर कन्वर्ट हो गया, खुद आगे बढ़ गया, ऊपर चला गया। आ गया समझ में, ये मतलब निकलता, ऊपर वाले में SO2Cl2 में प्लस के 6 पर चला गया, ये बहुत क्षणा है। अब हम बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सो एसिड की बात करते हैं तो देखो, सल्फर के ऑक्सो एसिड में नाम आता है H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस एसिड। फिर आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आता है हमारे पास H2S2O8, पढ़े सुने हो, H2S2O8 मार्शल एसिड। फिर आता है आपके पास H2S2O7। तो ये आपके ऑक्सो एसिड्स है। नाम क्या है इनका, इसको सल्फ्यूरस, इसको सल्फ्यूरिक, इसको बोलते हैं पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। सो H2S2O7 को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, इसको ओलियम भी कहते हैं, ओलियम। याद कर लो भैया, ये ओलियम बहुत काम आता है। तो H2S2O7 जो है ना, ये बहुत काम आता है, डायरेक्टली काम आता है, तो प्लीज आप इसको याद कर लो। कहां से बनाया जाता है, आप H2SO4 लो, उसकी रिएक्शन SO3 से कराओ, आपको क्या मिल जाएगा, H2S2O7 मिल जाएगा। इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ओलियम भी कहते हैं, काम आता है भैया कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। धीरूभाई अंबानी का मतलब अगर बिजनेस देखें तो बहुत मोनोपोली है H2SO4 बनाने में। धीरूभाई अंबानी की मोनोपोली है, मतलब H2SO4 तो भैया ऐसा है कि धीरूभाई अंबानी बनाते हैं मोस्ट ऑफ द केस इन होल वर्ल्ड, उन्हीं की कंपनी बनाती है ना।
अब इनकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है, तो वो 2 बॉन्ड यहां बनाता है, समझ में आ गया, 2 बॉन्ड वो ऐसे बनाता है, ऊपर नीचे भी बना सकते हो, फिर एक बॉन्ड वो यहां बनाता है OH के साथ, और फिर एक बॉन्ड यहां बनाता है OH के साथ, जिसको बोलते हैं H2SO4। यहां पर मजे की बात यह है कि अगर मैं सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कांटेक्ट प्रोसेस की। इससे आप क्या कर सकते हो, H2SO4 बना सकते हो। तो अगर आप देखना चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 बनाने के लिए कांटेक्ट प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आपको SO2 गैस की यूज करनी पड़ती है, जो कि कहां से मिलता है आपको, ये मिलता है आपको मेटलर्जिकल प्रोसेस। जो मेटलर्जिकल प्रोसेस आप पढ़े थे, आपको याद है FeS2 का जब O2 से रिएक्शन कराया था तो आपको SO2 गैस मिलती है, तो ये आपको इंडस्ट्री में मिल जाती है। अब आप वेनेडियम पेंटॉक्साइड लो, अब आप SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराओ, वेनेडियम पेंटॉक्साइड यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, जो उसकी स्पीड बढ़ा के SO2 गैस आपको दे देगा, SO3 गैस देगा। अब ये SO3 गैस से आप क्या करते हो, H2SO4 की रिएक्शन कराते हो। मतलब समझो आपने क्या किया, आप एसिड यूज कर रहे हो एसिड बनाने के लिए, H2SO4 प्लस SO3 का आपस में रिएक्शन कराने पर ऑलियम बनता है। ये ऑलियम मैंने कहा था आपको काम आएगा। अब बेसिकली जो ऑलियम है, अगर आप उसको पानी में डाल दो तो आपके पास H2SO4 के, देखो आप क्या किया था, आपने सिर्फ एक यूज किया H2SO4 जिससे ऑलियम बना। फिर जब आप ऑलियम को पानी में डालते हो तो आपको 2 यूनिट मिलती हैं, मतलब मुनाफा हो रहा है, समझ रहे हो। तो वही H2SO4 बार बार यूज करके आप डबल H2SO4 पैदा करते रहते हो। जरा समझो, यहां पर H2H2O7 प्लस वाटर, ये आपको 2 यूनिट H2SO4 की बना के दे रहा है, तो 1 यूनिट से 2 यूनिट आपकी पैदा हो रही है, समझ में आया। नाउ दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी इंडस्ट्री डालेंगे देख लो। SO2 प्लस O2 विल गिव यू SO3, SO3 प्लस H2SO4 विल गिव यू ऑलियम, ऑलियम प्लस वाटर विल गिव यू ट्वाइस ऑफ H2SO4, यानी कि डबल बना के देगा। चलिए अब केमिकल रिएक्शन की बात कर लेते हैं। H2SO4 की केमिकल रिएक्शन तो देखो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली बात तो बताता हूं कि H2SO4 के 2 काम होते हैं। पहला तो दिस इज वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरा ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, मतलब पानी बाहर निकाल देता है, सुखा देता है। आपको पता है आपकी त्वचा पे गिर जाए तो जलने लगती है, तो सुक्रोज से पानी निकाल देगा, सिर्फ कार्बन बचेगा। पानी निकाल दो, इसमें से पानी है, ये सारा पानी बाहर निकाल दोगे तो कार्बन बचेगा। ग्लूकोज से भी सारा पानी बाहर निकाल देता है, ये पानी ही तो है, बाहर निकाल दो कार्बन बचेगा। अगर आप यहां पर इसकी रिएक्शन HC डबल बॉन्ड OH यानी फॉर्मिक एसिड से कराते हो तो यहां से वो क्या करेगा, पानी बाहर निकालेगा। निकालो पानी बाहर, तो ये जो पानी बाहर निकला फॉर्मिक एसिड से, अगर आप पानी बाहर निकालोगे तो यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि H2SO4 कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देता है, समझ में आया। अब एसिडिक प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो भैया ऐसा है कुछ कि ये एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा और सोल्ट बनाएगा, सिंपल सी बात है, प्लस साथ में पानी बनाएगा। H2SO4 NaHCO3 इसके साथ रिएक्ट करके भी H2CO3 यानी कि क्या बना के देता है, कार्बोनिक एसिड, जो कि इतना स्टेबल नहीं होता, टूट जाता है और H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देखो मैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। जैसे कि अगर P4 से रिएक्शन कराओगे तो P4 का ऑक्सीडाइज करके उसका ऑक्सो एसिड बना देगा H3PO4। खुद क्या बना रहा है जरा आप चेक करो, खुद ये हमेशा SO2 गैस ही बनाता दिखेगा आपको, फिक्स है। I- से रिएक्ट करोगे तो देखो ये आयोडीन में कन्वर्ट करता है और खुद बेटा ये क्या करता है, SO2 बनाता है। कार्बन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये क्या करेगा, कार्बोनिक एसिड CO2 प्लस H2O बना के देगा, खुद SO2 गैस ही बनाता है, ज्यादातर SO2 गैस निकलती है। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 गैस बनाता है और पानी बाहर निकालता है। ओ माय गॉड, कॉपर के साथ रिएक्ट के ये क्या बना रहा है जरा आप देखो, क्यूप्रिक सल्फेट बना रहा है, क्यूप्रिक सल्फेट CuSO4, ठीक है, क्यूप्रिक सल्फेट बना रहा है। समझ में आया सबको। तो ये तरीका होता है, सामने वाले को क्या कर रहा है, सामने वाले को वो ऑक्सीडाइज करने का काम कर रहा है, तो इन सब केसेस में वो ऑक्सीडाइज ही कर रहा है सामने वाले को, ठीक है, बहुत बढ़िया।